ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी ठीक है ना, जिनके जो भी डाउट्स हैं भेजो ग्रुप में देख। सर एक भेजा है सर। ठीक है, तो इसमें बोला है कि पहले तो ऑर्डर चेंज करो, बाद में इवेलुएट करो। जब fx y 1 है तो fx y 1 होने का मतलब है उसका एरिया निकालना है। तो ठीक है, तो मुश्किल तो नहीं लग रहा। तो देख लो रीजन क्या है। ठीक है, तो ये लिमिट आपको दिख रहा है ग्राफ से, मतलब इंटीग्रल से, कि इस y की लिमिट है दिस टू दिस। तो देखो, अगर इनइक्वालिटी को अभी इक्वालिटी में बदलो तो क्या होगा, हाँ पहले मुझे बाउंड्री चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए कि उसका बाउंड्री क्या है, फिर रीजन डिसाइड करेंगे। तो बाउंड्री डिसाइड करने के लिए जहां भी इनइक्वालिटी दिख रहा है पहले इक्वालिटी रख के ग्राफ बनाओ। तो y बराबर रूट अंडर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दोगे तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2ax। 2ax को लेफ्ट में बुलाओ तो ये x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज a स्क्वायर। चेक करो तो ये आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा कर हमारे पास ये है y इज इक्वल टू रूट अंडर 2ax, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब ध्यान नहीं रखना दोनों पॉजिटिव है, तो y नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा और x भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनेगा। सर हाँ सर, इसमें सर मुझे डाउट ये था कि सर अगर प्लॉट करेंगे ग्राफ को तो सर एक सर्कल बन जाएगा सर, एक आपका सर ये पैराबोला वाला बन जाएगा, ठीक है सर। और जब रीजन सर जब हम लोग शेड करते हैं तो सर ये ऊपर नीचे दोनों साइड दिखाता है। नहीं, ऐसा क्यों होगा? एक्चुअली मैं कई बार बोलता हूं ये कर्व और ये कर्व डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि ये वाला जो है सेमी सर्कल है और ये वाला जो है फुल सर्कल है। तो तुम्हें हमने यहां से यहां तक इसलिए पहुंचा क्योंकि हम क्या है ना, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म याद रहते हैं। जो हम लोअर क्लास में पढ़ रहे थे हमें पता है कि सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो हमने यहां से इस फॉर्म में इसलिए ताकि इजीली मुझे दिखे कि सर्कल का सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। ये सेमी सर्कल है, यहाँ y नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, तो y पॉजिटिव ही रहेगा। तो मतलब x एक्सिस के नीचे ग्राफ बनेगा ही नहीं, इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसमें ठीक है। बट हम जब रीजन सेलेक्ट करेंगे तो हम सिर्फ सेमी सर्कल लेंगे जो x एक्सिस के ऊपर वाला होगा। यहाँ फिर से y बराबर प्लस में है तो y यहाँ नेगेटिव वैल्यू लेगा ही नहीं कभी, तो y यहाँ भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ग्राफ इसका भी x एक्सिस के ऊपर ही होगा। ये हमने इसलिए बनाया। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये हाफ पैराबोला है और ये फुल पैराबोला है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम चाहो तो y नेगेटिव भी ले सकते हो, बट यहाँ y नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो ग्राफ बनाता हूं, तो यहाँ क्या है, सेंटर है a0 और रेडियस है a। तो रफली ये सर्कल दिख नहीं रहा, मान लो सर्कल है, रफली मान लो, चलो सर्कल है। तो अभी पूरा सर्कल बनाया हूं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल है वो सिर्फ अपर हाफ वाला है, x के ऊपर वाला है। ये 2a पॉइंट है और ये आपका 0 0 है।
अब समझिए, तो हमारा सर्कल सिर्फ ये है, जो एक्चुअल ग्राफ दे रख, ये जो रीजन है इसका ग्राफ बनाएंगे तो अपर सेमी सर्कल है जस्ट। अब हमें क्या करना है, दूसरा रीजन है कि इसका देखो, अब तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि दोनों कट कहां करेंगे, तो पहले इन दोनों का मैथमेटिकली इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो कि दोनों कट कहां रहे हैं, तो इक्वेट कर दो दोनों को। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहां से आ जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कैंसिल हो जाएगा ना, तो रूट था, रूट हटा दो, तो यहां से आ गया x बराबर 0। तो ये दोनों कर्व सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट रहे हैं और वो 0 0 है। तो मतलब कहां है, अच्छा x को 0 रखेंगे, 0 आएगा, 0 हाँ, तो 0 0 है, तो जस्ट यहाँ पे कट रहे हैं। इसका मतलब ये कुछ y स्क्वायर 4x है ना, y स्क्वायर 2ax है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से ऐसा कुछ है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये आपका ग्राफ है y स्क्वायर बराबर 2ax का, ठीक है। अब आपको x कहां से कहां तक लेने को बोला गया है, x आपको 0 से 2a लेने को बोला गया है, x बराबर 0 y एक्सिस, x बराबर 2a। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन y एक्सिस इज x बराबर 0, और ये जो लाइन है x बराबर 2a। तो क्वेश्चन है कौन सा रीजन आया हमारा, शेडेड रीजन, मतलब फिजिबल रीजन कौन सा है। तो हमें बोला गया था, अच्छा मैं ब्लैक ले रहा हूं, तो हमें बोला गया है कि जो आपका रीजन है ना, यहाँ जो y की वैल्यू है, ये सर्कल से लेके पैराबोला तक है। तो जो y की वैल्यू है सर्कल से लेके पैराबोला तक है, तो हमारा ये फिजिबल रीजन है, सर्कल से लेके पैराबोला तक। अब तो यहां तक कर लिया, अब क्या दिक्कत है, अब ऑर्डर चेंज करो। तो ये हमारा रीजन है, सेलेक्टेड रीजन, सर्कल से पैराबोला तक। अब आपको ऑर्डर चेंज करना है, तो ऑर्डर चेंज करना है, तो पहले आपको वहां पे क्या दे रखा है, पीछे आपको दे रखा है यहाँ पे dy dx, तो आप dx dy करो। तो यहाँ आप dx dy करो, तो देखो x की लिमिट अब कैसे लोगे, तो x की लिमिट जब आप लोगे यहाँ पे, तो आपको डिसाइड करना है कि ये देखो, तो मैं स्ट्रिप बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल जब x की लिमिट लेनी है, तो ये तो x बराबर 2a है, और यहां से x की वैल्यू निकल आएगी y स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। लेकिन ये कब तक वैलिड है, यहीं तक ना, यस सर, x का 2a। हाँ, तो कोई बात नहीं है, तो अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, तो होगा क्या, या 3 पार्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये कहां पे निकाल भी सकते हो कि है ना, ये कांस्टेंट है, तो इसका टेंजेंट क्या होगा, ये क्या, इसका a था ना, तो ये a तो है ना, a है, तो ये लाइन जो है y इज इक्वल टू a है, क्योंकि सर्कल में y को जब a रखोगे, है ना, सर्कल में y को जब a रखोगे तो x की वैल्यू a आ जाएगी। ये a, पॉइंट है। तो देखो यहां से यहां तक एक रीजन ये है, एक ये है, एक ये है, 3 पार्ट में इंटीग्रेट करो इसको, मतलब 3 पार्ट बनेंगे, ठीक है ना। एक रीजन R1, R2, R3, 3 रीजन है, तो 3 इंटीग्रेशन में ब्रेक करो इसको, तो क्या क्या बनेगा, तो यहां से बनेगा आपके पास पहला इंटीग्रेशन, तो जब टॉप रीजन में बात करेंगे तो x बराबर वाई स्क्वायर बाई 2a, 2 y के, अच्छा क्या ले रहे हैं हम, x के ले रहे हैं ना, तो x बराबर 2a तक y स्क्वायर है ना, तो x बराबर वाई स्क्वायर बाई 2a से x बराबर दिस, ओके। y यहाँ कहां से कहां तक जा रहा है, तो इस पॉइंट पे y क्या है, ये क्या है y कोऑर्डिनेट, कैसे पता चलेगा, ये भी 2a, तो x को 2a रख दो,
तो x को यहाँ जब 2a रखोगे तो ये 4a स्क्वायर हो गया, तो ये 2a बनेगा एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ a है, यहाँ 2a है, तो y की वैल्यू a से 2a रहेगी, प्लस अब दूसरा डिवीजन जैसे ये ले लो चाहो तो इस रीजन में ब्रेक करोगे तो क्या होगा। अच्छा यहाँ ध्यान से देखना है कि ये y एक्सिस नहीं है ना, स्ट्रिप ऐसा बनेगा, तो ये किसके इसके बीच का है, पैराबोला टू सर्कल, ठीक है ना। तो थोड़ा ग्राफ अगर बहुत है ना क्या जूम करेंगे तो हमें दिखेगा ये रीजन तो बनाए मैंने ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअली ये रीजन एक्चुअली क्या है कि सर्कल और पैराबोला और सर्कल के बीच का है। तो देख लो अब लिमिट क्या होगा, यहाँ पे x बराबर है सर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a से लेके कहां तक सर ये जो नेक्स्ट है सर जो सर्कल में आएगा सर, इसमें x की वैल्यू आ जा रही है सर। x के निकालो ना यहाँ से, तो इस यहाँ से x नहीं निकल जाएगा, x की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन से क्या आएगी सर a नहीं ये कैसे आ जाएगी, इक्वेशन से निकालो y के टर्म में आएगी। हेलो ठीक है, निकालो बताओ क्या आएगा। अरे भाई यहाँ x की वैल्यू निकालो ना, क्या कर रहे हो तुम लोग सर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा a प्लस माइनस। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम a प्लस लोगे या a माइनस लोगे, तो ग्राफ देख के पता चलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ ये सर्कल है और ये दो क्यों आया है, एक है a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एक है राइट हाफ सर्कल, एक है लेफ्ट हाफ सर्कल। ये भी सर्कल को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है, ये दो सेमी सर्कल है जो मिलके ये पूरा सर्कल बना रहा होगा। जब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, ये पूरा सर्कल है, तो इसके दो सेमी सर्कल मिले। अब तुम्हें देखना है कौन सा वाला सेमी सर्कल तुम यूज कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे इस रीजन में ये तुम्हारा क्या है, ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू a है, तो ये जो सर्कल है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a से कम होगा या a से ज्यादा होगा सर a से कम होगा सर x का। हाँ तो यूज करो यहाँ पे a माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो a माइनस वाला हो गया। और इसमें y की वैल्यू क्या है, तो इस रीजन में y कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके a तक, 0 से a सर, प्लस सर हो जाएगा सर। फिर से यहाँ पे ऐसे ही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कल से लेके लाइन तक जा रही है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ तुम्हारा ये जो इधर यहाँ a है x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट a है, जैसे पीछे a से कम पॉइंट होगा, इसके राइट में a से ज्यादा होगा। तो यहाँ जो सर्कल है, अब उस सर्कल का जो x कोऑर्डिनेट है वो a से ज्यादा होगा, तो मतलब यहाँ स्टार्ट होगा a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से 2a तक, क्योंकि ये स्ट्रिप बना रहे हैं। अब y यहाँ भी 0 से 2 नहीं 0 से a है, 0 से a है ना, y 0 से a कवर कर रहा, हो गया। अब जब इसी में 1 रख दो तो इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा इजीली, एरिया तो ऐसे भी आ जाता, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। सर एक सर तो समझ में आ गया सर, अगर पोलर फॉर्म में करेंगे तो सर किसको पोलर फॉर्म में करना है सर, पोलर फॉर्म अगर इसी सवाल को करते तो पोलर फॉर्म में करने की जरूरत कब पड़ती है, जब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हेल्प करे तो करो, कोई बात नहीं है। अगर तुम जब तुम्हें आंसर निकालना है तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, वहां से भी निकाल सकते हो, तो बेटर है ऑर्डर चेंज कर लिए। तुम्हें यहाँ पोलर फॉर्म की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें बोला है यहाँ तक तो ठीक है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट इसने कहा है कि इवेलुएट करो इस इंटीग्रल को जब तुम्हारा fx/y 1 है, तो ये जब 1 हो जाएगा तो इसको 1 रख दो, ये 1 रख दो, इसको 1 रख दो, तो बहुत आसान इंटीग्रेशन हो गया ना, डायरेक्टली हो जाएगा, पोलर फॉर्म में जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तुम सीधा 1 रख के इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन के वो क्लास 12th वाले कुछ फॉर्मूला यूज होंगे वो यूज कर लो तो उससे हो जाएगा। पोलर फॉर्म की यहाँ जरूरत है ही नहीं, जरूरत तब पड़ती है जब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिमिट्स में होते हैं उस तरह से या फंक्शन में होते हैं तो जरूरत पड़ती है। थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है, थैंक यू।
तो एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस रैंड, सब क्लास में कई बार कराए ये क्वेश्चंस, ये सब अभी कर रहे हो तुम लोग। सर ये गलती से आ गया, ये डाउट नहीं है। हाँ क्योंकि ये सब क्लास में ना कई बार इधर इजी है, आप सीडीएफ से अप्रोच से गलती से भेज दिया हमने। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है कि अ फेयर डाई इज रोल्ड ट्वाइस, ये कह रहा है फेयर डाई इज रोल्ड ट्वाइस इंडिपेंडेंटली, तो एक फेयर डाई को हमने रोल किया ट्वाइस इंडिपेंडेंटली, तो मतलब ये हो गया 1 से लेके 6 तक, और XY डिनोट द आउटकम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड रोल, तो फर्स्ट आउटकम पे क्या आ सकता है, तो X जो है आउटकम ऑन द फर्स्ट रोल तो 1 से 6 हो सकता है, Y आउटकम ऑन द सेकेंड रोल तो ये 1 से 6 हो सकता है, और आपको कह रहा है कि देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई गिवन x माइनस वाई होल स्क्वायर इज 1, ठीक, तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई गिवन, इसको आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो x माइनस वाई मॉड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसको आप ब्रेक करेंगे तो यहां से आएगा इक्वल टू, अब आप देखिए वो सारे आउटकम्स जहां पे, तो यहां पे क्या होगा आपके पास, करना क्या है, आप वो आउटकम्स काउंट कर लीजिए जहां डिफरेंस 1 आता है, तो इसका अगर फॉर्मूला लिखें हम तो क्या करेंगे, फॉर्मूला आप जब लिखेंगे इंटरसेक्शन है ना, लेना पड़ेगा कि यहां देखिए, इसको अगर फॉर्मूला लिखे समेशन x प्लस वाई प्रोबेबिलिटी एट x y एट y इंटरसेक्शन मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 1, लगाइए जो भी पॉसिबल वैल्यू है, आप डबल समेशन लगा सकते हैं, x फ्रॉम 1 to 6 y फ्रॉम 1 to 6, तो वैसे आउटकम जो इसको सेटिस्फाई करेगा तो वहां नॉन जीरो पीएमएफ आएगी, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमें गिवन है ये है, तो वैसे आउटकम ही लेना है मुझे यहाँ पे जहां पे जिसमें x माइनस वाई का डिफरेंस जो है मॉड्यूलस 1 है, तो इसको ओपन कीजिए, तो क्या होगा, इसमें क्या दिक्कत है आगे, आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या है आपके पास x इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू y, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, दोनों इंडिपेंडेंट है ना, वैसे भी डाइस इंडिपेंडेंट ही होते हैं क्योंकि वो यहाँ पे दोनों, तो 1/36 फॉर xy बिलोंग्स टू ओमेगा, चाहे कोई भी ओमेगा में से ले लो आप, 1/36 है, तो इसमें देखो ऐसे कितने आउटकम्स हैं, आप पुट करो ना, समझ आ रहा है कि नहीं, बताइए आगे क्या डाउट है इसमें। ठीक है ना, तो अब क्या क्या आउटकम फिजिबल होगा, जैसे 1-2 हो सकता है, 2-1 हो सकता है, तो यहाँ आप कीजिए जैसे है ना, तो जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उस आउटकम पे यहाँ सम लीजिए, फॉर एग्जांपल 1 + 2, तो प्रोबेबिलिटी एट 1 x1 y2, और इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये है, तो वो आउटकम लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, हो गया, तो हो जाएगा, इसको ब्रेक कीजिए, इसको आउटकम जो भी फिजिबल है या जो भी फेवरेबल है उससे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि x and y are independent exponentially distributed random variable with parameter lambda, अच्छा, तो कह रहा है z जो है आपके पास ये है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और आपसे पूछा गया है यहाँ पे कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ, जहां तक मुझे लग रहा है z क्यूब है ना, वो 3 आगे छुप गया है तो z क्यूब होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो जानते हैं ना इसका क्या मतलब है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई
लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, अरे इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो एक्स वाई इंडिपेंडेंटली है ना, तो लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा वाई डी एक्स डी वाई, 0 से इंफिनिटी 0 से इंफिनिटी। अब चैलेंज है इंटीग्रेट करने में, है ना। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि जब एक्स वाई एक्सपोनेंशियल रहता है तो x अपॉन एक्स प्लस वाई, या x गिवन x प्लस वाई होता है वहां पे, है ना। वो जो थ्योरम है यूनिफॉर्म हो जाता है ना, x क्या x अपॉन एक्स प्लस वाई होता है, x गिवन होता है, थिंक वहां पे वो गिवन होता है, x गिवन x प्लस वाई ना, जहां वो है तो गिवन वाला केस है। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप। अच्छा यहाँ क्यूब भी है, एक मिनट, क्यूब भी है ना। तो जस्ट इसका ना इंटीग्रेशन करना है अब, नहीं तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। एक अप्रोच ये है, अगर इंटीग्रेशन मुश्किल हो तो एक का दूसरा अप्रोच है कि इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें, है ना। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जैकोबियन तरीके से आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे z का जो है ना, तो z जैसे ये है, और w अगर मैं मान लूं x प्लस वाई मान लीजिए, तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पास, अब आपको क्या करना होता है समहाउ इन दोनों में से कि, है ना, पहले तो ये है, तो मुझे अब x निकालना होगा g1 z और w के टर्म में, y निकालना होगा सम फंक्शन ऑफ z w, यहां से जैकोबियन आ जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट तो यह है इंटीग्रेशन कीजिए, और नहीं तो हमें पता है कि हम जॉइंट निकाले z w का, ये है। तो यहां से जब कोवेरिएंट फाइंड करेंगे आप, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म करना है, सो डेल x अपॉन डेल z, डेल x अपॉन डेल w, ऐसे ही डेल y अपॉन, है ना। तो ये जैकोबियन निकालना जानते हैं आप लोग, तो ये डेल xy अपॉन डेल xz, तो ये करना पड़ेगा। ये क्या आता है, तो ये निकलेगा, यहाँ से ज्वाइंट पीडीएफ आएगा। अब ज्वाइंट पीडीएफ जब आएगा तो अब आपको डिसाइड करना है रेंज, कि z की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, और w, तो w तो सम है, तो x हमारा एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव रियल नंबर है, y एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव है, तो x प्लस वाई भी पॉजिटिव होगा। अब वहां पे x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो रेशियो है, तो x माइनस वाई तो कोई भी रियल नंबर आ सकता है क्योंकि एक्स वाई पॉजिटिव है, तो z का सपोर्ट रियल नंबर हो जाएगा। अब क्या ये रिलेटेड है दूसरे से, प्रोडक्ट x माइनस वाई, जेड इंटू डब्ल्यू जो है x माइनस वाई के इक्वल है, x माइनस वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बट एक चीज है कि एक्स वाई पॉजिटिव है ना, तो z क्या होगा, z लेस देन 1 ही होगा, है ना। ये तो श्योर है कि z की वैल्यू लेस देन 1 होगी यहां से, क्योंकि z का रेंज निकालना पड़ेगा आपको। तो न्यूमरेटर इसका छोटा है और डिनोमिनेटर लार्जर है, बिकॉज एक्स वाई आर पॉजिटिव, तो z की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम 1 होगी। मिनिमम क्या हो सकती है, 1 होगी पक्का, हाँ मैक्सिमम 1 होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका लार्जर है ना। तो x प्लस वाई इज लेस देन x प्लस वाई इज मोर देन x माइनस वाई, या x माइनस वाई लेस देन x प्लस, ठीक है ना। और माइनस इंफिनिटी वैसे तो, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो y माइनस इंफिनिटी रख देंगे। अच्छा एक मिनट, तो -1 से 1 होगा ना, ऐसा कुछ देखो, क्या वैल्यू -1 से कम आ सकती है इसकी, -1 से 1 तो नहीं, मतलब मुझे लग रहा है z की वैल्यू जो है, z का रेंज है -1 से 1 होगी। नेगेटिव पॉजिटिव तो हो सकता है, बट x माइनस वाई जो है दैट विल बी, ठीक है ना। तो मतलब यहां करना क्या होता है, यहां मेन चैलेंज होता है डिसाइड करना रेंज,
तो एक तो W समझ आ रहा है कि रियल नंबर होगा, और Z का रेंज -1 से 1 होगा। ZW is less than X plus Y। तो कम तो नहीं हो सकता। देखो बताओ, ऐसा कोई XY चूज करो जिससे वैल्यू -1 से कम आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? -1 से कम आ जाए। नहीं आएगी ना, वही ना, क्योंकि -1। अच्छा मैथमेटिकली अगर ट्राई करना चाहो तो जैसे हमने यूज किया कि x को बीटा में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब किसको? x हाँ z x z एक्सपोनेंशियल 1 है। हाँ 1 है ना? हाँ हाँ तो उसको गामा में चेंज कर दे, और x/x + y ये डिपेंडेंट होगा। हाँ। अच्छा x/x + y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था? तो डिफरेंस ऑफ वो आ जाएगा IID। अच्छा तो x/x + y जो होता है, अगर वो गामा है तो क्या बनेगा? बीटा फर्स्ट काइंड। बीटा फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर लैम्बडा लैम्बडा, ऐसा कुछ नहीं। अल्फा क्या है इसका? इसमें एक्सपोनेंशियल में अल्फा क्या होता है? एक्सपोनेंशियल अल्फा 1 होता है, तो 1 1 हो जाएगा ये, तो ऐसा कुछ। x होल करेगा गामा 1, 1 एंड x + y गामा 2, 1 अल्फा 2 मिलेगा। If x and y are independent, then x + y गामा 2, लैम्डा होता है। ओके, ये जैसे हम कह रहे थे इसको -x + y, तो x प्लस है ना, x - y जो होगा उससे ज्यादा ही होगा। हाँ तो इससे ये पता चल रहा है कि मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि x - y / x + y -1 से 1 में होगा। और दूसरी चीज जैसे हमने दिया हुआ है x is exponential lambda which is gamma 1, lambda, और y is, और हम लोग जानते हैं दोनों इंडिपेंडेंट है, तो x/x + y is बीटा फर्स्ट काइंड 1 1। तो बीटा फर्स्ट काइंड 1 1 तो फिर यूनिफॉर्म 0 1 ही हो जाएगा। चेक कीजिए। और x/x + y इंडिपेंडेंट होंगे? नहीं, तो हमको x और x + y इंडिपेंडेंट थोड़ी चाहिए। हम क्या एंड y इंडिपेंडेंट होना चाहिए। x एंड y इंडिपेंडेंट है, x y इंडिपेंडेंट तो है, दे रखा है ना, इंडिपेंडेंट है। हाँ, और ये भी बीटा 1 1 है, ठीक है। तो x एंड y इंडिपेंडेंट होना चाहिए, x + y नहीं होना चाहिए, वो है x/y जो होता है ये इस केस में बीटा ये होता है ना, आई थिंक। चेक कीजिए। यस सर। तो ये आ जाएगा। तो ये तो यूनिफॉर्म 0 1 ही है, और डिफरेंस ऑफ टू यूनिफॉर्म 0 1 क्या होगा? तो जीरो है क्या इसका आंसर? ट्रायंगल जीरो होगा क्योंकि यूनिफॉर्म में भी ऑड ऑर्डर मोमेंट जीरो होता है। अच्छा नहीं, डिफरेंस ऑफ ये एक्सप्रेशन ऑफ z क्यूब है। हाँ, तो यूनिफॉर्म में ऑड ऑर्डर मोमेंट जीरो होता है। यूनिफॉर्म तो x/x - y है। वो फॉलो करेगा, दो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस भी यूनिफॉर्म ही फॉलो करता है। नहीं जरूरी नहीं। हाँ वो ये जो एक थ्योरम अभी आप है ना कुछ देर पहले मैं पूछा था कि एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में रेशियो होता है, गिवन होता है, रेशियो होता है, ठीक है ना। मतलब
वो ज्योमेट्रिक में होता है ना, गिवन यूनिफॉर्म। हाँ, गिवन वाली चीजें डिस्क्रीट में होती हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर लैम्डा, देन x अपॉन x प्लस y इज यूनिफॉर्म 0 1। ठीक है, तो x अपॉन x प्लस y इज यूनिफॉर्म 0 1। सो डिफरेंस ऑफ टू यूनिफॉर्म 0 1 अब क्या होगा, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है? तो ये जो है दिस इज यूनिफॉर्म 0 1 ओनली, दिस इज यूनिफॉर्म 0 1 ओनली। ठीक है, ये दोनों यूनिफॉर्म 0 1 है, लेकिन हमें क्या जरूरत है, हमें z जो है x अपॉन x प्लस y, y अपॉन x प्लस y, इसके डिफरेंस की जरूरत है। तो इसके क्यूब आप ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग नाम दे दो, तो a माइनस बी है ना, इस तरह से मान लो हो गया y1 माइनस y2, तो y1 क्यूब फिर y2 क्यूब, इस तरीके से करना पड़ेगा। या तो ऐसा कर लो कि ये जो है अभी y1 माइनस y2 है, y1 एंड y2 बोथ आर यूनिफॉर्म 0 1। तो है ना, तो ये इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बजाय जो हम अभी कर रहे थे प्रूफ, है ना, ये काफी लेंथी हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि चूंकि मुझे पता है तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो निकाल ही सकते हैं ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, पीडीएफ निकाल सकते हैं, इसका पीडीएफ निकाला जा सकता है, इजी है। बता भी देखो, आपका ये नया नाम आ गया z इज दिस। अब आप एक काम करो, w जो मैं वहां ले रहा था कॉम्प्लिकेट से x प्लस y, आप इसको मान लो y2 या y1 जो लेना है, अब y1 ले लो चाहो तो ये हो गया। तो यहां से आप इसका फिर जैकोबियन वाला डिफरेंस, हाँ अगर ये होता है 1x सॉरी y1 माइनस y2 को u ले ले तो 1 प्लस u व्हेन u lies between -1 to 0 and 1 minus u when u lies between 0 to 1, ये इसका पीडीएफ। ओके, हाँ, तो उससे फिर आप अगर पीडीएफ आ गया तो निकाल लो z क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैकोबियन वाला तरीका लगाओ, एक काम करो, यहाँ से आप z और w का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालो जैकोबियन वाले तरीके से, फिर वहां से z का पीडीएफ z का मार्जिनल आ जाएगा, और z का मार्जिनल आ गया तो z क्यूब का मीन निकालो। तो एक ये तरीका है। हाँ, तो किसका रेंज? नहीं, z का -1 से 1 रहेगा अभी भी, क्योंकि हमारा जो y1 है वो 0 से 1 है, y2 जो है वो 0 to 1 है, तो y1 माइनस y2 जो है डिफरेंस है ना, 1 प्लस z and z lies between -1 to 0। अच्छा, एक माइनस z when z lies between 0 to 1। 1 प्लस 0 जब z -1 to 0। हाँ, 1 माइनस z। अच्छा, 0 to 1। मान चलो ये इंक्लूड कर लो यार, यहाँ से एक्सपेक्टेशन, तो ये fz आ जाएगा। आप ये कह रहे हैं fz, तो स्मॉल z कर लो आप, तो fz आ गया अगर आपके पास इस तरह से 0 अदरवाइज, तो ठीक है। यहाँ से e ऑफ z क्यूब निकालना अब तो मुश्किल नहीं है ना, अब तो सिंपली z क्यूब इनटू pdf dz ये हो जाएगा, -1 से 1 कर दो आप, है ना। तो जनरली कई लोग जो ये टेस्ट में क्वेश्चन डाल रहे हैं, ये सब भी क्या कर रहे हैं, कहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहां पे प्रूफ कुछ इस तरह से ही होगा, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से निकाल लो, ठीक रहेगा ये, है ना, इसको यूज कीजिए। चलो, तो अभी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबके, 2-3 लोग है ना। हाँ जी, श्रीनाथ, तो यहाँ पे क्या है, इनका 60 क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं हो रहा है। क्या है भाई इसमें, लेट x बी a रैंडम वेरिएबल नॉर्मल θ1, ठीक। अब कंसीडर टेस्टिंग h0, तो h0 है θ बराबर 0 वर्सेस h1 है θ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा है 0.617, the power of the likelihood ratio test at theta is equal to 1. So you remember critical reason for this, okay? So the critical reason you will get, अगर ये single random variable है तो x
x मोर देन k, क्या आएगा जी? mod x मोर देन k ना, mod x मोर देन k, क्योंकि ये थीटा नॉट टू साइडेड टेस्ट है, थीटा नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका क्रिटिकल रीजन होगा दिस रिजेक्ट h नॉट इफ दिस, तो ये इसका क्रिटिकल रीजन है। तो फर्स्ट यू हैव टू यूज अल्फा टू फाइंड k, so you have to use alpha to find k, so alpha is probability of rejecting h naught mod x more than k given h naught is true, तो probability x minus 0, अच्छा सिग्मा 1 ही है। अच्छा तो इनफैक्ट इस केस में जब थीटा 0 कर दिया आपने तो x एक्चुअली z ही बन गया है ना, तो एक्चुअली यू कैन राइट डायरेक्टली, so when theta is 0 that x is nothing but z only, so it is mod z more than k, mod z more than k, so more than k there is a minus k, okay, so z more than k or this, so you can write 2 times probability z more than k now, and this probability was already given, so what did you get? 0.617 is equal to 2 times probability z more than k, from here you get probability z more than k is equal to this upon 2, so 0.3085. now you see your original question paper first page and you will find the value of k there, check. So this is nothing but 1 minus 5k and this is 0.3085, so 5k you have is 0. क्या होगा 5 1 क्या होता है ना, कितना 9 and 6, 1 में से घटा रहा हूँ, ठीक है ना। Now you check the original question paper and tell me value of k. किस साल का क्वेश्चन है ये? 16 I think 18 या 19 का है ये। You check. हाँ जी Trinath, are you here? ये बस भेज देते हैं कि सॉल्व कर दो। चलो Yes, check the paper. किस साल का पेपर है ये? You open that original paper and see the first page. Yes, 2020. Check the first page of 2020. हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे 2018 ना, 18 का है तो 18 के नीचे 1920 होगा। See here. So what do you need? 0.6915. So we get 5k is equal to 0.6915. Okay. So check here. Look here. Phi of 0.5 is equal to 0.6915. It is given in the question paper. Okay. So from here we get that k is equal to 1 by 2. Okay. So now we got the critical reason. Now you need power. So power is probability mod x more than k, and k we got is half, given theta is 1. So probability, open this, so x is more than half है ना, mod है ना, so x is more than half given theta is 1 plus, कैसे ओपन करते हो तुम लोग mod x को, x less than minus half when theta is 1. So क्या किया हमने, इस mod को खोला, इस mod को ओपन किया, so x more than half
or x less than minus half. In both the cases you will get mod x more than 1 by 2. मैंने बताया था ना, mod x more than 1 by 2 means x more than half or x less than minus half. Now you convert this x into standard normal. तो यहाँ से क्या आएगा? So this equal to, first convert this. So probability x difference take 1 है ना, तो x minus 1 and standard deviation is already 1, so no problem. More than 1 by 2 minus 1, so minus 1 by 2 and given theta is 1. So this is given means mean is 1 here in this case है ना. Here it was mean was 0. Under h0 mean is 0, under h1 mean is 1. It is given in the question. Okay, so plus probability x minus 1 by 1 more than, oh sorry here, so x minus 1 less than, so less than, you again make it a standard normal. So x minus 1 upon 1 less than आ जाएगा half minus 1 minus 3 by 2. So now you have to find this answer. So probability z more than minus, you can skip this now, the theta is equal to 1 is already used, so we don't need it now. So this plus z is less than, so it is, we have, so this is no longer needed, now we can skip this. So minus 3 by 2, so write this. This is 1 minus 5 minus half and this is 5 of minus 3 by 2, and both are given in the question paper again. See, it is given here. You need 5 1.5, you need 5.5, so both are given here, so use that. So what do we know? 1 minus 5 minus half is just 5 half, and 5 minus 3 by 2, 1 minus 5 3 by 2, and this both information are given in the question. So it is 0.6915 plus 1 minus 5 3.3 by 2 with the 1.5. So this is 9332, 0.9332, 0.9332. कोई कैलकुलेशन करके बताओ भाई. 0.6915 plus 1 minus 0.9332. What is the answer? आंसर निकालो इसको कैलकुलेटर से. Check, use calculator and tell me the final answer. 0.74. Okay. ठीक है ना? So you need to answer up to 2 decimal places. Okay. Next. So the next question is 3 tickets are chosen at random without replacement from 100 tickets numbered 1 to 100. तो आपके पास total 100 tickets हैं and they are numbered 1 2 3 up to 100. So you are choosing 3 tickets. So total number of way is 100 choose 3, मतलब 100 C3. ठीक है ना, वही चीज है. And so find the mathematical expectation of the sum of the numbers on the ticket drawn. So देखो, वैसे तो अगर निकालोगे तो ये चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगेन है, तो है ना, क्योंकि जो थोड़े हाई लेवल की बुक है उसमें इस तरह क्वेश्चंस हैं, तो इसमें थोड़ा सीखने के लिए इन द बिगिनिंग पर्पस यू अज्यूम देयर आर 5 टिकट्स, यू चूज 3, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो तो आपको एक आइडिया मिलेगा. तो यहाँ होगा क्या कि द 3 टिकट्स वी आर चूजिंग रैंडमली, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट वी आर चूजिंग. सो इट मे बी 1 2 3, इट मे बी 1 2 4 एंड सो ऑन, है ना, 1 2 ये 100, एक ये पॉसिबिलिटी है. तो मैं टोटल जो हम लिख रहा हूँ यही चीज लिख रहा हूँ. अच्छा, हमें क्या पूछा है? एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टिकट्स, तो मतलब सैंपल स्पेस ही लिख रहा हूँ ना. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सो अभी ये ओमेगा लिख रहा हूँ, सो ऑन क्या क्या हो सकता है. तो टोटल इतने आउटकम्स हैं इसमें. लास्ट में जैसे हो सकता है 98 99 100,
है ना। तो दिस मेनी आउटकम्स आर देयर, अगर ये काउंट करोगे कितने हैं तो 100 into 99 into 98 upon 3 factorial 6, तो ये कैलकुलेट करोगे इतने सारे आउटकम है इस सैंपल स्पेस में। अब आपको एक्सपेक्टेशन चाहिए, तो मान लो S is the sum of the number obtained, तो बताओ S की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है। मिनिमम पॉसिबल सम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? मिनिमम तो 6। हाँ है ना, जैसे ये आउटकम आ जाएगा तो, और फिर ऐसे ही जैसे 7 8 9 कहां तक जाएगा? सर क्वेश्चन विदाउट इसमें दिया हुआ है तो सर 100 चूज 3 कैसे हो जाएगा सर? परम्यूटेशन निकालेंगे ना। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है? सर कॉम्बिनेशन में मतलब आइडेंटिकल नहीं होता, परम्यूटेशन में तो आइडेंटिकल होता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? तो यहाँ तुम कहना चाहो 100 P3 लेंगे, रिप्लेसमेंट कहाँ है इसमें? तो NP3 NC3 NPR NCR both are used in case of without replacement only। जी सर, तो सर आपने क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट है क्या लिखा हुआ है? हाँ तो इसलिए तो यूज किया है। अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो 100 की पावर 3 होता। अगर विथ रिप्लेसमेंट लिखा होता तो सैंपल स्पेस में 100 into 100 into 100, 100 की पावर 3 चॉइसेस होती है हमारे पास। विथ रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? रिपीट कर सकता है। यहां मैंने 1 1 1 लिए हैं क्या आउटकम? नहीं लिया ना, क्यों नहीं लिया है? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो आउटकम होता 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 1 1 3, ये सब भी पॉसिबिलिटी होती। तो उस केस में हमारे पास जो आता है वो 10 की पावर 100 की पावर 3 आता टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। ये है, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसीलिए ये सब आउटकम है। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या, यू कैन नॉट रिपीट, सो वी आर नॉट रिपीटिंग आउटकम्स, है ना। ये है। तो 6 7 8 so on कहां तक आएगा? 297। ओके 297। अब आप जानते हो एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ S क्या होता है? S into probability capital S is equal to small s, S from 6 to 297। अब बताइए क्या होगा आगे? 6 into probability S is equal to 6, 7 into probability S is equal to 7 and so on। करो कैलकुलेट। अब लास्ट आउटकम होगा 297 into probability S at 297। तो इसमें ढूंढो सम 6 वाले कितने आउटकम मिलेंगे हमें? एक ही होगा, तो वो एक ही हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 अपॉन दिस मच 100C3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 अपॉन 100C3। सम 7 वाले कितने आउटकम होंगे? तो अब कैसे डिसाइड करोगे आप? तो यहाँ पे थोड़े से काउंटिंग प्रिंसिपल यूज करने होंगे आपको। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू n, जहां पे x1 x2 x3 नेचुरल नंबर्स हो। तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आर हियर? तो वैसे काउंट करते करते ना आपको काफी टाइम लगेगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इस इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशंस हैं। इंटीजर सॉल्यूशंस हैं, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन है। सो इस इक्वेशन में कितने पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन होते हैं? किसको याद है फॉर्मूला? हाँ, तो इसका फॉर्मूला पढ़ो। इसका आएगा n-1 चूज 2, मतलब n-1 चूज 2 का मतलब हो गया कि n-1 इंटू n-2 अपॉन 2। तो यहां जैसे हमारे पास है, हमें 6 चाहिए था, 1 मिनट। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? 1 to 100 ना, इसमें शायद 0 भी इंक्लूड होता है, तो इसके कुछ क्राइटेरिया है। तो इसका फॉर्मूला तुम चेक कर सकते हो। मैं भी अभी हालांकि ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ना। सो देयर इज अ बुक, यू कैन चेक।
उसमें ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो इस बुक में इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। और वॉक थ्रू कॉम्बिनेशन, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अगला वर्जन है ना। तो ये आईआईटी बॉम्बे में जो लोग जाएंगे तो पहले सेमेस्टर में ये कोर्स पूरा एक सेमेस्टर का कोर्स है ये, मतलब उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही पूरा सेमेस्टर पढ़ाते हैं। तो ये है, तो इसमें ये फॉर्मूला मिलेगा तुम्हें। तो उसमें काउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ देखना पड़ेगा। अभी मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं। तो इनको अगर मैं 6 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 6 - 1 और कितने हो गए, 6 - 1 इंटू 6 - 2, तो मतलब 5 इंटू 4 20/2 10 आता। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, है ना, हमने यहाँ क्या किया, हमें एक ही लिया है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें वो भी काउंट, एक्चुअली इसमें ना थोड़ा सा दिक्कत ये है, आई थिंक ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ये इसमें नेचुरल नंबर भी इंक्लूड, अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस हैं कि 0 इंक्लूड करना है तो फॉर्मूला क्या है, नहीं इंक्लूड करना है तो क्या है। तो वो आपको फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, मतलब दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके पास कितने सॉल्यूशन है। तो सेम यहाँ करना है, जैसे मुझे ना S7 चाहिए, तो मतलब यही करना है ना कि 3 नंबर का सम 7 हो जाए। तो ऐसे कितने आउटकम है जहाँ पे 3 नंबर का सम 7 हो जाए। तो 7 है तो इसलिए हम डिसाइड कर सकते हैं कि 1, जैसे 1 2 4 है, या इस तरह से आप ढूंढ सकते हो। लेकिन जब ज्यादा होगा तो देखना पड़ेगा आपको कि ऐसा कब हो सकता है, तो वही आपको काउंट करने पड़ेंगे या इस तरह से कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा, मैं भी श्योर नहीं हूँ क्या फॉर्मूला है, तो यू कैन चेक। तो हाँ, कहाँ पे थे, इसका हो गया। नेक्स्ट, हाँ जी लग रहा, क्या क्या डाउट है, चलो 1 by 1 देखते हैं। तो पहला है इसका कि टोटल नंबर ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज दिस। तो ट्राई करके देख सकते हैं क्या होगा। इसमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे ना हमें। इसको सॉल्व करो, क्या होगा, जैसे पूछ रहा है कि ऐसा कितना एक्स है 0 to 1 के बीच जिसके लिए t² + 1/t4 dt इज इक्वल टू 2x - 1 है। तो एक काम करो, इसको डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे प्लस है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, x² एंड 1 + x⁴ इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करो यहाँ भी, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है बाई वो लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो यहां से आपका 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x² इज इक्वल टू 2 + 2x⁴। तो इसको और ठीक से लिखोगे 2x⁴ माइनस x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है जी, सही गलती ना, +2 होगा। तो 2x⁴ माइनस x² बुलाया +2 0। अब ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक है इन केस ऑफ x² में क्वाड्रेटिक है ये। तो यहां से फैक्टराइज देखो कर सकते हो तो कर दो, 2 2 जा 4, तो 4 और डिफरेंस 1 का है, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, बनेगा नहीं ना, तो हमें वो करना पड़ेगा कि x² इज इक्वल टू -b ± रूट अंडर d क्या है, b² - 4ac। तो कितना आ जाएगा ये बोलो भाई। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, b² - 4ac, ये तो नेगेटिव आ गया, -3/2a, 2 2 जा 4। तो इसका क्या मतलब है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है x², तो मतलब नो सॉल्यूशन होने चाहिए, 0 होने चाहिए इसका। फिर तो देख लो, मतलब क्या इसमें कोई ऐसा x मिलेगा जो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो 2 तो नहीं हो गया ना। तो इसका हमने एक बार वो फाइंड किया था, इसका रेंज फाइंड किया था, किसी को याद हो तो, एग्जाम का PYQ में ही था ना, 2019-20 में शायद था। तो इसका रेंज हम निकाला था, क्या 0 से 1/4 आया था, किसी को याद हो तो। ये खुद जैम का एक अकेला क्वेश्चन था
जिसमें पूछा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ये पूछा गया ना 2020 में था, जहां तक याद है मुझे। तो इसका रेंज हमने निकाले थे, तो रेंज आया था 0 से कहां तक, 1/4 तक। चेक करो, तो ये 2 हो ही नहीं सकता, तो इसके पास है नो सॉल्यूशन, सो दिस हैज नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई x है ही नहीं जिसको 2 बना दे। और इसको सिंपली मैंने जो लास्ट मेथड यूज किया था वो 3 तरीके से सॉल्व किए थे इस क्वेश्चन को। तो हाँ, हमने 3 तरीके से उसको सॉल्व किया था 2020 वाला। जो लोग अटेंड नहीं किए थे अब वीडियो देखो, तो 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसको हमने 3 डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया था। डिफरेंशिएट करके भी रेंज निकाले थे, मैक्सिमाइज किया था, या मैं एपीजीपी से किया था, एएमजीएम यूज किया था, या एक क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया, तब भी आ गया था। तो यहाँ ये ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो यहाँ x मिलेगा ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो ऐसा कोई रियल सॉल्यूशन इसके पास है ही नहीं। तो इसका आंसर है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 0, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फिर बाकी जो आपका नेक्स्ट है, तो वापस आते हैं शुरू से एक-एक करके, है ना, कि और किसी का रह गया तो ठीक है। देखो अभी इसने भेजा, अभी एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबका, बाकी फिर वापस आता हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्या बोल रहा है ये, कि y1 y2 y5 का आईआईडी है जिसका पीडीएफ ये है। तो ये हमारे पास आएगा 3y² / θ³, और जहां पे क्या है y जो है 0 से थीटा में है, और आपको ऑब्जर्व वैल्यू दे रखा है, तो पूछ रहा है यूएम व्यू बताइए θ² + θ। तो इसके लिए क्या क्या अप्रोच है, या तो आप लेमन सेफी लगा सकते हैं, या राव ब्लैकवेल लगा सकते हैं, या क्रैमर और लोअर बाउंड सीआरएल भी लगा सकते हैं। तो इसमें पहले तो फाइंड करो अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो इसका एक काम करो, पहले इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालो। क्या आएगा जी, यहाँ yi < θ है, या थीटा मोर देन ईच yi होगा, सो थीटा इज मोर देन मैक्सिमम ऑफ ऑल, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहां से आप चेक करो, दिस इज सफिशिएंट आएगा, और सफिशिएंट आ गया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ yn निकालो जरा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन निकालिए, क्या आएगा। तो क्या करेंगे, इसका पीडीएफ यूज कर लीजिए, और इनफैक्ट आप चेक कीजिए ये कंप्लीट भी आएगा। सो दिस इज सफिशिएंट एंड कंप्लीट, प्रूफ करना पड़ेगा उसके ना, सफिशिएंट एंड कंप्लीट भी होगा। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, ये निकालना आता है मीन, है ना, तुम यहां से निकाल सकते हो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ, है ना। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का अगर हम पीडीएफ फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या होता है, n fxx इसकी पावर n-1, मतलब y के लिए लो, ये आ जाएगा। तो यहां से सीडीएफ निकाल लो, पहले इसका सीडीएफ क्या आएगा, पुट करके बताओ। तो ये निकालो, क्या दिक्कत है, अब ये मीन निकाल लो, इसके टर्म में कुछ आ जाएगा। तो करना क्या है, ये कुछ समथिंग मान लो, फॉर एग्जांपल समथिंग थीटा आ जाएगा, या देखना है क्या क्या आता है उसके हिसाब से। फिर इसका स्क्वायर ले लो, समहाउ यू जनरेट। तो आपको क्या करना है, ये फाइंड करके बताओ मुझे क्या आएगा, तो उससे आ जाएगा। फिर यहां ना हो तो एक इसका लेके देख लो, दिस, तो उस तरह से आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये तो पीडीएफ यहां से भी देख सकते हैं ना। तो यहां से जो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है, ये गामा लग रहा है, गामा 3, θ, नहीं गामा नहीं, सॉरी,
गामा के लिए ई चाहिए ना। हाँ हाँ 0 to थीटा है तो गामा कोई स्टैंडर्ड ऐसे नहीं बनेगा ना। ठीक है, इसका फाइंड करो। ये देखो क्या आता है, मान लो समथिंग थीटा आ गया, फॉर एग्जांपल समथिंग थीटा स्क्वायर आ गया, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लो यूएमवी हो जाएगा। अब ये फाइंड करके बताओ क्या आएगा, तब होगा। इसको ट्राई करके देखो, इससे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यूएमवी चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर दो, k1 को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ऐड कर दो, वो से इससे t आ गया, t जो भी आ गया या उससे हमारा यूएमवी आ जाएगा। एंड उसके बाद पुट कर लो, जो डेटा दे रखा है उसको पुट कर दो, उससे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आते हैं वापस। सो वापस आते हैं रिपीटेड क्वेश्चन जिसका था, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो हाँ जी, देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो नया क्वेश्चन है, ये देखिए क्या है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि x हैज अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल विथ मीन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इज नॉट टू स्मॉल। ओके, कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ रूट एक्स। अच्छा, सो वेरिएंस ऑफ रूट एक्स तो मतलब क्या, ई ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर इनटू सॉरी माइनस ई ऑफ रूट एक्स होल स्क्वायर, यही ना। तो क्या होगा यहां से, तो यहां से ये तो इजीली आ गया ई ऑफ एक्स जो कि जस्ट है लैम्डा, और एक तो ना लैम्डा की वैल्यू देना चाहिए, नहीं क्या करते हैं ये लोग। तो पूछा गया वेरिएंस ना, तो लैम्डा माइनस और ये कितना हो जाएगा ई ऑफ, तो यहां तो कुछ नहीं कर सकते आप, रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए रूट एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर y बराबर आप अगर रूट एक्स लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका सपोर्ट क्या है, 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 है ना, इस तरीके से ब्रेक होता रहेगा, 0 1 रूट 2 रूट 3, या ऐसा ले लो रूट 0 रूट 1 रूट 3 रूट 4 एंड सो ऑन। तो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू कोई नंबर है, लेट्स से स्मॉल y, सो मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी रूट x इज इक्वल टू y, so this is equal to probability x is equal to y square, ये है। और यहां से आ जाएगा, यह काम करो, इतना क्यों करना है, अगर इतना ना करे तो दूसरा अप्रोच ये है, ये तो हम लोग वो निकाल रहे हैं ना, हमें तो बस e ऑफ रूट एक्स की जरूरत है। तो e ऑफ रूट एक्स की जरूरत है, अगर मेन सीखो कि अप्रोच क्या हो सकता है इसका। सो e ऑफ रूट एक्स का मतलब है कि समेशन रूट एक्स टाइम प्रोबेबिलिटी एट x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, सो समेशन x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी रूट एक्स टाइम e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल।
अब आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कैलकुलेट सॉल्व दिस सीरीज, है ना। तो इस सीरीज का सम कैसे निकाल सकते हैं, फिर बाद में इसका स्क्वायर करना है। अच्छा, नॉट टू स्मॉल है, मान लो लैम्डा लार्ज है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं क्या, अगर लैम्डा अगर नॉर्मल है मान लो, चलो अभी अगर मैं ऐसा सोचूं कि अप्रोक्सीमेट करके नॉर्मल कर देते हैं लैम्डा कॉमा लैम्डा, तो क्या आएगा, तो उससे क्या ई ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला आता है वहां पे, तो रूट एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, या एटलीस्ट रूट एक्स का मीन क्या आएगा, यहां से नॉर्मल में निकालना आसान है। नॉर्मल क्या होता है, ई ऑफ रूट एक्स। तो सॉल्व यहां करना पड़ेगा, अगर नॉर्मल से आप करेंगे तब भी 1/√2 पाई। बट वहां पे लैम्डा टू स्मॉल नहीं है ना। हाँ तो लैम्डा लार्ज है, ये मतलब ना, मतलब मान लो लैम्डा, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लैम्डा मान लो लार्ज है, तो उस केस में क्या होगा, वी कैन अप्रोक्सीमेट यूजिंग नॉर्मल, तो उससे क्या निकाल पाएंगे इजीली, ये है। तो यहां भी इंटीग्रेट करना तो डिफिकल्ट ही रहेगा, तो इसका मुझे देखना पड़ेगा हाउ टू सॉल्व दिस सीरीज, है ना, इस सीरीज का सम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ट्राई करके देखो, इसमें हालांकि है ना, इसको एक लैम्डा फिक्स देना चाहिए था, लैम्डा 1 जैसे होगा तो भी क्या ही है, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। सीरीज तो सम करना ही, सॉल्व करना ही पड़ेगा, हाउ टू फाइंड ई ऑफ रूट एक्स, देखा नहीं, इसको ट्राई करता हूँ, देखता हूँ बेटा ना, क्योंकि अभी तो और क्या रहेगा आपका कि x नॉर्मल 0 1 है, तो e ऑफ x phi x प्लस e ऑफ x स्क्वायर phi x, जहां phi जो है CDF नॉर्मल का है, यहाँ बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, मतलब या तो एक फॉर्मूला डायरेक्टली है और नहीं तो बाई पार्ट से प्रूव करना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी मिल जाएगा कि, है ना, x, अच्छा x खुद स्टैंडर्ड नॉर्मल ही है, तो x खुद स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो z phi z बोल सकते हैं, z मान लो x को, और z स्क्वायर phi z, e आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे phi x तो यूनिफॉर्म 0 1 ले सकते हैं आप, क्योंकि x खुद नॉर्मल 0 1 है, तो इसीलिए, और x टाइम है जस्ट, और x नॉर्मल 0 1 है, तो एक काम कर सकते हो आप कि, है ना, phi x जो है वो कुछ नया नाम दो, u नाम दे दो। हाँ हाँ हाँ, मतलब मान लो y है, जब phi x को y रख देते हैं, एंड y इज यूनिफॉर्म 0 1, x इज नॉर्मल 0 1, प्रोडक्ट हो गया आप, तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट के लिए CDF है ना, तो x लेस देन इक्वल टू x, क्या इसका रेंज तो 0 to 1 है सपोर्ट, और x का पूरा R है, इंडिपेंडेंट होगा यहाँ पे, x नॉर्मल 0 1 है, और phi x है, phi x ऑफ x, एक तो ये स्मॉल x क्यों लिखते हैं लोग, कैपिटल x होगा ना, phi ऑफ कैपिटल x, तभी तो रैंडम वेरिएबल होगा, नहीं तो phi x बाहर आ जाएगा, तो 0,
अच्छा ऐसा करो 5x को बाहर करो, मतलब x अगर स्मॉल होगा तो स्मॉल तो नहीं है, कैपिटल होना चाहिए 5x में, तभी तो रैंडम वेरिएबल रहेगा, वरना ये नंबर हो जाएगा, तो नंबर तो बाहर ऐसे ही आ जाएगा। और ex स्क्वायर चूंकि 1 ही हो जाएगी तो 105x ही आ जाएगा, और x तो कुछ दिया नहीं है, तो अभी कैपिटल x मान के चलो x 5x, और इंडिपेंडेंट अगर लोगे तो क्या होगा ex इंटू ey, तो ex आपका तो 0 है और ex स्क्वायर वहां से 1 हो जाएगा, और e ऑफ y दोनों में ey रहेगा, ey तो 1/2 होगा, ey a प्लस by 2 ना, तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन आंसर 0.659 है, तो ये लोअर लिमिट है, जो आंसर में आपको दिख रहा है वो लोअर लिमिट है 659, तो बता रहा हूँ जो आंसर हो 0.7 है इसका, ये होगा 6 या 6 या 6.7 6.75 टाइप का हो सकता है, तो वैसा आंसर होगा। बट हाउ टू कैलकुलेट, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है एक, है ना, वो यूज कर सकते हैं हम लोग कि इसका क्या होता है, या फिर ब्रेक कर सकते हो आप e ऑफ x 5x या z 5z, है ना, तो अगर आप वैसे लगाओगे तो क्या होगा, फिर बाई पार्ट, है ना, एक क्वेश्चन जैसे है ना जैम में भी इस तरह एक क्वेश्चन बहुत पहले सब्जेक्टिव में आया हुआ है, तो वहां आपसे पूछ रहा था क्या होगा, तो उसको साथ भी कर सकते हो आप, साथ करोगे तो आ जाएगा ये z प्लस जेड स्क्वायर टाइम 5z, यही है। अब इसको ब्रेक करोगे क्या आएगा, तो मुझे लगता है एक ना इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, तो उससे आ जाएगा e ऑफ z की पावर n 5 ऑफ z, ये क्या है कैपिटल Z है, तो इसका फॉर्मूला अगर आपको मिल जाए तो डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं तो इसका फॉर्मूला अगर हम देख लें, मतलब फॉर्मूला इसका है सो e ऑफ z की पावर n, जहां z नॉर्मल 0 1 है, सो z इज नॉर्मल 0 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ z की पावर n 5z क्या है, तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो पहला टर्म में n1 है, दूसरे टर्म में n2 है, तो उससे आ जाएगा, नहीं तो इसको फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो वही चीज है, फिर बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, और बाई पार्ट लगा के फिर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पीडीएफ का जो डेफिनेशन होता है ना, देखो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली मेनली कि जो कैपिटल 5 डैश होता है, ये z जो है तो fz ऑफ z हो जाता है, सो 5 डैश z जो है fz ऑफ z है, ठीक है, तो यहां से fz ऑफ आपका z हो जाएगा, तो ये पीडीएफ जब करो ना बाई पार्ट करना यहां से आसान होता है, तो अगर आप ऐसे फाइंड करोगे जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ ये जैसे है, तो होता क्या है कि दिस 5z इज नथिंग बट ये जो है इसका डेरिवेटिव ही है, तो यहाँ बाई पार्ट लगाने में आसानी होती है, तो ये क्या है कि जस्ट ये कैपिटल 5 जो है 5 डैश z ही है, अब इसको बाई पार्ट से आपको सॉल्व करना है, और प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, तो यहाँ से जहाँ में इस तरह क्वेश्चन था, तो वहां पे क्या करना होगा आपको, जैसे प्रोडक्ट है, अब इसको ब्रेक करना होगा बाई पार्ट लगा के, तो z को जैसे बाहर रख दो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, हाँ, फिर माइनस z का डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन, तो ये करना पड़ेगा, थोड़े कैलकुलेशंस हैं, इसको करके देखो। ये वाला क्वेश्चन तो जैम में भी एक बार आ चुका है ना, ऐसा कुछ है वहां पे z 5z वाला, 2013 में था वो, हाँ, तो उस तरह देखो वहां पे क्या हमने बाई पार्ट लगाए हैं वहां पे, तो इसका है, लेकिन वहां पे बस पूछा था पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो वो हमने देखा था, यहाँ पे है ना इसी का पूछा हुआ है वैसा कुछ, तो इसको ओपन करके देखो, ये इसका फॉर्मूला आपका डिराइव करके देखो ऑनलाइन, ऐसे ही मैं ट्राई करता हूँ, मुझे याद दिलाना, तो इसका फॉर्मूला मिल जाएगा तो इजीली हो जाएगा ये, और नहीं तो हमें पूरा प्रूफ करना पड़ेगा इसको, ये है, तो देखते हैं आगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपने पूछा है ये कि ए कोई 3x3 की रियल नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है, सो ए जो है 3x3 की मैट्रिक्स है और नॉन डायगोनल, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, और ए इनवर्स ए है, तो
ए और ए खुद के ए इनवर्स और ए खुद के इक्वल है, तो शो करो ट्रेस ए बराबर डिटर्मिनेंट ए, तो जो ट्रेस ए होगा और जो इक्वल होगा माइनस डिटर्मिनेंट ए के, और दोनों इक्वल होगा प्लस माइनस 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, वहाँ पे वो ट्रेस और डिटरमिनेंट का साइन है, उस फिर कैसे होगा वो समझ नहीं आया। मतलब यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा, तो फिर आइगन वैल्यूज 1 और -1 होंगी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो गया आपका, तो लेकिन ये 3 क्रॉस 3 का है, तो इसका जो इसको हम बोलते हैं, इसको जब बुलाइए तो ए स्क्वायर माइनस आई इज 0, तो यहां से एक जो पॉलिनोमियल बनेगी इसको हम एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बोलते हैं, या ए लैम्डा लिख दूं मैं अगर, तो ये बनेगी लैम्डा स्क्वायर -1, मतलब लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा -1, और यही इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल, हाँ इससे है ना, तो मिनिमल पॉलिनोमियल यही होगी लैम्डा 1 इंटू लैम्डा -1, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? तो हो सकता है ये लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर लैम्डा -1 हो, या हो सकता है लैम्डा प्लस 1 लैम्डा -1 होल स्क्वायर। ये दो पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां से क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ना ये, तो 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, डिग्री 3 की होगी, तो यही डिग्री 3 है। और होता क्या है, जो मिनिमल पॉलिनोमियल है दैट कंटेन्स ऑल द फैक्टर्स कंटेन्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जस्ट डिफरेंस होता है मल्टीप्लिसिटी का, पावर का। जो फैक्टर यहाँ है वही फैक्टर यहाँ होगा। मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल वो सारे फैक्टर्स होंगे जो फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है विदाउट काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, मतलब मल्टीप्लिसिटी अलग अलग होगा बट फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां से ये मिनिमल होगा। अच्छा, सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो हाँ मिनिमल। अच्छा एक काम करते, एक मिनट, ऐसा भी हो सकता है कि ओके अगर मिनिमल मान लो लेता हूं लैम्डा -1, तो मिनिमल लैम्डा -1 लेने का मतलब है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, मतलब इसका फैक्टर मिनिमल हो सकता है, ये एनिलेटिंग है ना। तो अगर वैसा होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो लैम्डा -1 अगर मिनिमल पॉलिनोमियल लूंगा तो वो -1 आ जाएगी डायगोनल पे, तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर लैम्डा -1 मिनिमल पॉलिनोमियल होगा तो डायगोनल पे 1 1 1 आ जाएगी। तो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है नॉन डायगोनल है, तो यही इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना, मतलब इसका फैक्टर मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड दिस, तो हो सकता था वो होता, लेकिन नॉन डायगोनल से नहीं होगा। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि इसके पास आइगन वैल्यू या तो ऐसी होगी जो तीनों आइगन वैल्यू है, या तो -1 -1 1 है, और या फिर 1 1 -1 है। अब देख लीजिए इससे ही पॉसिबल आएगा। तो अगर ये वाला केस है तो इसका ट्रेस क्या होगा, सम, तो 1 हो गई। और अगर ये वाला केस है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 है ना, प्रोडक्ट। और अगर ये वाला केस है तो ट्रेस क्या होगा, सम -1। और अगर ये वाला केस है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट -1। यही कह रहा है, ट्रेस और माइनस डिटर्मिनेंट बोला है। हाँ एक मिनट, क्या क्या आपने ट्रेस की वैल्यू फर्स्ट में -1 आया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, +1। हाँ वही तो, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा ना माइनस ऑफ, कहना ये चाह रहा है कि जब ट्रेस आपका 1 है तो डिटर्मिनेंट -1 होगा, है ना। इसमें दो इक्वेशन एक साथ लिखी गई हैं, दिस इज इक्वल टू 1 और दिस इज इक्वल टू -1। तो हो गया प्रूफ। तो एक केस में ये आ जाएगा, एक केस में ये आ जाएगा, तो यही है। ठीक है, तो चलिए, तो अभी हम लोग कितना 7:30 हो गया ना। तो जिनके डाउट्स रह गए आज, कल फिर 6 to 7 क्लास होगी। और ठीक है, क्या बोलता हूँ, हाँ तो कल 6 to 7 क्लास होगी। अभी 7 to 9 में मॉक टेस्ट 15 का यूनिट वाइज सॉल्यूशन डिस्कशन है।
और कल 2018 का डाउट डिस्कशन होगा 7 to 9 में, है ना। तो अभी हम वो देखते हैं, ठीक है।